तो स्वागत है आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने जो है साइंस को पोर्शन को जो है शुरू करते हैं। साइंस का पोर्शन शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले ये भी बता दें जो आपका लेक्चर जो है अदर सब्जेक्ट में बच गया है वो आप लोगों का जल्द ही मिल जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। तो साइंस में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था? तो साइंस में अगर बात किया जाए तो हमने सबसे पहले जो है सेल यानी कि कोशिका के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेल के बाद जो है हम लोगों ने वो टिश्यू के बारे में भी पढ़ लिया था। टिश्यू यानी कि ऊतक, उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में भी बता दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है परिवहन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिवहन तंत्र आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं परिवहन या परिसंचरण तंत्र में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो है टॉपिक वो क्या है, हमारा टॉपिक हमारा जो है वो है परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो है हमारा टॉपिक है आज का। तो अगर बात की जाए जो ये परिवहन तंत्र में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो परिवहन तंत्र पढ़ने से पहले जो है बात समझ लीजिए, जो परिवहन तंत्र होता क्या है। परिवहन तंत्र होता क्या है? तो परिवहन तंत्र नाम से ही स्पष्ट है। परिवहन मतलब क्या होता है? किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम हमारा क्या होता है? जिस माध्यम से हम ले जाते हैं उसको हम कहते हैं परिवहन। उसी प्रकार हमारे जो है बहुकोशिकीय जीव में, यानी कि हमारा जो बहुकोशिकीय जीव होता है, जैसे हम लोग हो गए, बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है रक्त के परिवहन के लिए जो है कोई स्पेसिफिक तंत्र होना चाहिए। यानी कि हमारा जो शरीर है, मानव का शरीर बहुकोशिकीय है, जिस कारण से जो हमारा संरचना हो वो कैसा है, तो जटिल संरचना। और उस जटिल संरचना में जो है परिवहन के लिए भी एक अलग तंत्र स्थापित किया गया है। यानी कि जो रक्त को जो है हमारे हृदय से ले जा करके जो है और सभी जो है ऑर्गन, सभी जो है अंग तक पहुंचाए, वो हमारा क्या कहलाता है? परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र क्या होता है? तो रक्तों का जो है परिवहन करने वाला तंत्र हमारा क्या होता है? परिवहन तंत्र होता है। तो इसमें जो है अगर बात किया जाए, जो परिवहन तंत्र हम पढ़ तो रहे हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए, अगर आपसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो आपसे केवल बायोलॉजिकल टर्म में ही बात करे, जो हम तो साइटोलॉजी पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए हैं, फलाना पढ़ लिए, ढिमकाना पढ़ लिए हैं, वो आपको अगर डराने का कोशिश करे, तो सबसे पहले अगर आपको जो है उस पर भी बायोलॉजिकल टर्म फेंक के मारने का आदत है, तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए जो इसको अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो परिवहन के अध्ययन को जो है, परिवहन तंत्र के अध्ययन को जो है, परिवहन तंत्र सॉरी बोल रहा है, रक्त के अध्ययन को जो है परिवहन हम किस सॉरी एक सेकंड पहले ये बात समझ लीजिए जो हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। परिवहन तंत्र में जो हमारा पढ़ना है, परिवहन तंत्र में मुख्यतः दो चीज हमें पढ़ना पड़ता है। एक पढ़ना पड़ता है हमारे रक्त के बारे में, परिवहन तंत्र में पढ़ना पड़ता है हमारे रक्त के बारे में। रक्त यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ना पड़ता है। और ब्लड पढ़ने के बाद जो हमारा पढ़ना पड़ता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा हृदय, यानी कि हार्ट के बारे में होता है।
तो मुख्यतः हमारे परिवहन तंत्र में जो है इसी को पढ़ना है, यानी कि परिवहन तंत्र में हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, और हम पढ़ेंगे हार्ट, यानी कि हमारे अपने अंदर जो दिल है, जो बोलते हैं जो उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो वो सब टूटता उठता नहीं है, ये सब चोचलेबाजी है। ये सब से आप लोग दूर रहिए, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हृदय टूटता नहीं है, हृदय अगर टूटा तो आप टूट जाइएगा। पहली बात तो हृदय जो है मांसपेशी से बना हुआ है, तो टूटने का कोई उसमें नाम ही नहीं है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं रक्त के बारे में। रक्त का अगर बात किया जाए रक्त के बारे में, तो रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में अगर बात किया जाए तो रक्त के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, तो रक्त के अध्ययन को जो है हम हीमाटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमाटोलॉजी। अगर आपसे कोई बायोलॉजी के मास्टर मिल गए और पूछे आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप सीधे बताएगा जब हम हीमेटोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं अभी। हीमेटोलॉजी मतलब क्या होता है? हम अपने रक्त के बारे में पढ़ के आ रहे हैं, रक्त में क्या है नहीं है, रक्त का भाग क्या है, रक्त में और कोशिकीय क्या है, कोशिकीय क्या है, ये सब हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रक्त के बारे में, जो रक्त का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी हमारा रक्त का अध्ययन कहलाता है। और कभी कभी एग्जाम में जो हमसे पूछ लेता है, जो रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो अगर रक्त के पीएच मान अगर आपसे कोई पूछ ले, तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.3 से लेके और 7.5 तक होता है। 7.3 से लेके 7.5 तक होता है। इसी के रेंज में या इसके अगल बगल है तो आप उस वो आंसर जो है टिक कर सकते हैं। आप रिजिड नहीं रहिएगा, जो यही 7.3 या 7.5 आए तो तभी हमारे इसके बीच में या इसके अगल बगल बहुत थोड़ा, जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया 7.35, 7.45, तो ये भी जो है आप लोग मान सकते हैं। तो 7.3 या 7.5 अगर बोला जाए तो ये कैसा होता है, तो अगर पीएच मान के बारे में बोला जाए तो रक्त जो हमारा कैसा होता है, लगभग उदासीन होता है, लगभग उदासीन होता है। अगर लगभग उदासीन भी होता है और अगर 7 से आगे बढ़ गया है तो इसको हम लगभग क्षारीय भी बोल देते हैं, उदासीन या क्षारीय। अगर आपके आंसर में जो है क्षारीय है तो आप क्षारीय ही मारिएगा, क्योंकि 7 से अगर ऊपर चला जाता है तो क्षारीय आ जाता है। अगर बात किया जाए, ये तो हो गया हमारा रक्त के बारे में पीएच मान। अगर बात किया जाए जी रक्त हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे मानव के शरीर में रक्त है कितना, रक्त की मात्रा कितनी, अगर इसकी मात्रा के बारे में पूछे जो मनुष्य में कितना रक्त है, तो मनुष्य के कुल वजन का जो है 7 से 8% जो होता है वो होता है हमारा ब्लड। क्या होता है हमारा कुल वजन का जो है 7 से 8% जो होता है वो होता है हमारा ब्लड। तो ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में एक इंफॉर्मेशन, ब्लड है क्या। और एक और चीज़ तो हम भूल ही गए, ये रक्त ही जो है हमारा, रक्त को हम एक और चीज़ कहते हैं, रक्त को हम संयोजी ऊतक भी कहते हैं, रक्त को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक में कौन संयोजी ऊतक, तो रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रक्त के बारे में। तो रक्त क्या है, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। इसका पीएच मान 7.3 से जो है 7.5 होता है। इसका मात्रा वजन का 7 से 8% होता है। और संयोजी ऊतक क्या होता है, रक्त जो है हमारा एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में। चलिए अब ब्लड को जो हम देख लेते हैं, ब्लड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है रक्त के भाग। भाग ये हम पढ़ लेते हैं जो रक्त में है क्या, भाग कहना जो है वो उचित नहीं होगा, रक्त भाग ही कह लीजिए। रक्त में जो होता है हम दो भाग को जो है पढ़ते हैं। रक्त में कितने भाग को पढ़ते हैं, तो रक्त में जो है हम मुख्यतः दो भाग को पढ़ते हैं।
रक्त में एक भाग जो होगा उसको हम बोलते हैं अकोशिकीय। अकोशिकीय भाग, जिसमें कोशिका नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, अकोशिकीय भाग। और दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोशिकीय भाग। कोशिकीय भाग। अगर हम रक्त को जो है 100% मान लें, रक्त को अगर हम 100% मान लें तो अकोशिकीय भाग जो होता है रक्त का 55% होता है। अकोशिकीय भाग रक्त का 55% होता है और कोशिकीय भाग होता है हमारा 45% कोशिकीय भाग होता है। तो ये हो गया हमारा रक्त के कितने भाग है, तो दो, अकोशिकीय भाग और कोशिकीय भाग। तो चलिए सबसे पहले जो है अकोशिकीय भाग के बारे में ही पढ़ लेते हैं। अकोशिकीय भाग में जो आता है, अकोशिकीय भाग का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा। और कोशिकीय भाग में जो प्रमुख है वो क्या है हमारा, प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा के बारे में बात किया जाए तो प्लाज्मा जो होता है वो मुख्यतः वाटर से बना होता है। वाटर यानी कि पानी से। हम जो पानी पीते हैं उसका जो भाग एक होता है वो हमारे ब्लड में भी रहता है और उसी ब्लड में जो है हमारा प्लाज्मा का निर्माण होता है। और प्लाज्मा में मुख्यतः क्या होता है हमारा, पानी होता है। प्लाज्मा में जो होता है हमारा मुख्यतः पानी होता है। तो प्लाज्मा में जो वाटर जो होता है हमारा, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में 95% जो होता है वो क्या होता है, वाटर। यानी कि प्लाज्मा हमारा मुख्यतः किससे बना है, तो पानी से बना होता है। और इसके बाद जो है 5% जो बच जाता है उसमें हमारा जो होता है प्रोटीन होता है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ होता है। कुछ प्रोटीन भी होता है प्लाज्मा में, प्रोटीन भी होता है। अगर बात की जाए प्रोटीन के बारे में तो इसमें प्रोटीन में आप 2-3 प्रोटीन याद रखिएगा। प्रोटीन में पहला जो हमारा प्रोटीन होता है वो होता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। क्या होता है, एल्बू प्रोटीन होता है वो होता है, सॉरी एक सेकेंड, एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है वो होता है एक एल्बुमिन। उसके बाद एक होता है वो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। यानी कि प्लाज्मा में जो होता है पहले तो 95% हमारा प्लाज्मा में वाटर होता है। उसके बाद 5% में हमारा जो आता है वो प्रोटीन आता है। प्रोटीन जो होता है उसमें आप बहुत सारा इसमें प्रोटीन होता है। तो पहला प्रोटीन आप याद रखिए, एक होता है एल्बुमिन प्रोटीन होता है। उसके बाद ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और एक और याद रखिए एंटीबॉडीज भी होता है इसमें। इसमें एंटीबॉडीज भी होता है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा। और अगर बात किया जाए तो इसका जो रंग कैसा होता है, प्लाज्मा का जो रंग होता है, ये प्लाज्मा का रंग जो होता है वो होता है हल्का पीला रंग होता है। प्लाज्मा का क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है। हल्का पीला रंग क्यों होता है, हल्का पीला रंग क्यों होता है, तो इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है बिलिरुबिन। बिलु बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन नहीं होता है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पाया जाता है जिस कारण से जो होता है प्लाज्मा का रंग जो होता है वो हल्का पीला रंग होता है। तो ये हो गया हमारा अकोशिकीय भाग के बारे में। अकोशिकीय भाग में हमने क्या पढ़ा, तो अकोशिकीय भाग में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में जो होता है वो 95% जो होता है वो पानी होता है और उसके बाद जो होता है 5% में प्रोटीन और सारा चीज़ होता है। तो प्रोटीन में जो होता है हमारा 3 प्रोटीन आप याद रखिए, पहला होता है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन और तीसरा एंटीबॉडीज। आप इन तीनों को याद रखिए। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो वो होता है हल्का पीला रंग होता है। क्यों, क्योंकि उसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिस कारण से जो होता है प्लाज्मा का रंग पीला होता है। तो ये हो गया हमारा अकोशिकीय भाग के बारे में। और अब हमारा कौन सा भाग आता है, अब हमारा भाग आता है वो आता है कोशिकीय भाग।
अब हमारा आता है कोशिकीय भाग के बारे में। चलिए, तो कोशिकीय भाग जो हमारा होता है, कोशिकीय भाग में हम 3 भाग में इसको बांट देते हैं। कोशिकीय भाग फिर 3 भाग में बढ़ जाता है। पहला जो होता है वो होता है आरबीसी, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो हमारा जो है कोशिकीय भाग जो है 3 भाग होता है। कोशिकीय भाग का, रक्त का कोशिकीय भाग 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं, 3 प्रकार भागों में बांट सकते हैं कोशिकीय भाग को। पहला हमारा होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। तो अगर हम आरबीसी के बारे में बात किया जाए तो आरबीसी को जो है हम, आरबीसी का एक अन्य नाम भी है, आरबीसी का एक अन्य नाम भी है जिसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और अगर बात किया जाए उसके बाद, तो आरबीसी का अगर इसके निर्माण के बारे में पूछ लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है हमारे जो निर्माण के बारे में बताया जाता है, तो आरसीबी का अगर निर्माण के, आरसीबी बोल रहे हैं बार बार, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल जो होता है इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी जो होगा वो अस्थि मज्जा में ही होगा। और इनका जो होता है विखंडन जो होता है, आरबीसी कहाँ जाके जो है विखंडित हो जाता है, यानी कि कहाँ जाके जो है ये डेड हो जाता है। तो आरबीसी का विखंडन जो होता है वो प्लिया में जाके जो है आरबीसी का विखंडन हो जाता है। और अगर बात किया जाए आरबीसी के आयु के बारे में, ये कितने दिन तक जीवित रहता है, इनकी अवधि के बारे में बात किया जाए, जो आरबीसी हमारे बॉडी में कितने दिन तक रहता है, तो लगभग जो है 120 डेज तक जो है हमारे बॉडी में आरबीसी जीवित रहता है। और अगर बात किया जाए जो आरबीसी के बारे में, एक और फैक्ट जो मैंने आप लोगों को जो है सेल में बताया होगा, जो वयस्क आरबीसी जो होता है, वयस्क आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक नहीं होता है। वयस्क आरबीसी में जो होता है हमारा केंद्रक नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा आरबीसी के बारे में। अगर बात किया जाए जो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, आरबीसी की कमी से रोग जो होता है वो कौन सा रोग होता है, तो ये भी आप एक याद रखिए, आरबीसी की कमी से जो होता है वो एनीमिया होता है। एनीमिया नामक रोग जो होता है हमारा आरबीसी की कमी से होता है। ये हो गया हमारा आरबीसी के बारे में। अब हमारा जो है वो डब्ल्यूबीसी के बारे में चलिए देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या है? तो अगर इसका निर्माण अगर बात किया जाए, डब्ल्यूबीसी का जो अन्य नाम जो होता है वो क्या होता है, तो ल्यूकोसाइट इसका जो है अन्य नाम होता है। और इसका अगर निर्माण के बारे में बात किया जाए तो इसका भी निर्माण जो होगा ये कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा और मौलिक देह आप यहाँ से भी याद रखिएगा, अस्थि मज्जा, इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में हो सकता है। और इसका भी निर्माण जो है, इसका निर्माण प्लीहा में भी हो सकता है और लसिका में भी इसका निर्माण हो सकता है। लेकिन इसका जो है विखंडन कहाँ होता है? अगर विखंडन के बारे में पूछ ले, जो डब्ल्यूबीसी का विखंडन कहाँ होता है, कहाँ जाके जो ये समाप्त हो जाता है या टूट जाता है कहाँ जाकर, तो वो भी जो है प्लीहा में जाके ये भी जो है समाप्त हो जाता है। अगर ये इसकी अवधि के बारे में बात किया जाए, जो ये कितने दिन तक रहता है, अवधि के बारे में, तो ये जो है 10 से 12 दिन तक जो है हमारे बॉडी में रहता है। 10 से 12 दिन तक जो है हमारा बॉडी में जो है ये रहता है। अगर बात किया जाए जो इसमें केंद्रक के बारे में, तो डब्ल्यूबीसी में जो होता है सुस्पष्ट केंद्रक होता है, यानी कि हमारे डब्ल्यूबीसी में जो है केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये हो गया हमारा
WBC के बारे में, किसके बारे में? WBC के बारे में। अगर बात किया जाए जो प्लेटलेट्स के बारे में, चलिए प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है, इसका निर्माण जो है हमारा अस्थिमज्जा में इसका भी निर्माण होता है। अस्थिमज्जा में भी इसका निर्माण होता है। इसका अगर इसके विखंडन के बारे में बात किया जाए, जो ये कहाँ जाके खत्म हो जाता है हमारा प्लेटलेट्स, तो ये भी जो है हमारा प्लिया में ही जाके खत्म हो जाता है। तो आप एक कॉमन चीज़ याद रखिए, WBC, RBC और प्लेटलेट्स जो है सभी एक ही जगह से निर्मित होता है और एक ही जगह पे जाके समाप्त हो जाता है। और अगर इसकी अवधि के बारे में बात किया जाए, जो प्लेटलेट्स कितने दिन तक जो है जीवित रहता है, यानी कि हमारे शरीर के हमारे बॉडी में जो है रहता है, तो वो जो होता है हमारा 8 से 10 दिन तक जो है हमारा 8 से 10 दिन तक जो है हमारा ये हमारे बॉडी में जो है जीवित रहता है। और ये जो है ये इसमें भी जो होता है केंद्रक, ये भी केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक विहीन होता है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स के कार्य के बारे में बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम चाहे RBC NTPC का हो, चाहे आपका JEE का हो, चाहे ग्रुप D का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, सभी में आपसे पूछ सकता है जो RBC का कार्य क्या है। तो RBC का कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाना। रक्त को थक्का बनाना। रक्त को थक्का बनाना क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका ये बॉडी है, यहाँ पे जो है आपका अगर कट लग जाता है, तो यहाँ से जो है आपका ब्लड जो है, यहाँ से आपका ब्लड जो है निकलने लगता है। कोई तो होना चाहिए ऐसा वर्णक हमारे शरीर में, कोई तो ऐसा फंक्शन होना चाहिए हमारे शरीर में जो है इसको रोक सके। तो इसी ब्लड जो है, ब्लड को बाहर आने से रोकने के लिए जो है हमारा प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स यहाँ जहाँ पर कट जाता है वहाँ पर आके जो है जमा होने लगता है, वैसे स्तरित के रूप में आके जमा होने लगता है, जिससे जो यहाँ से ब्लड आना रुक जाता है। तो यही हमारा कार्य है। किसका कार्य है? तो प्लेटलेट्स का कार्य है। अगर बात किया जाए जो सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा RBC जो होता है, RBC हमारे शरीर में जो है वो सबसे कम हो, सबसे ज़्यादा होता है। RBC सबसे ज़्यादा होता है और WBC जो होता है वो कम होता है, और ये लगभग बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा रक्त के बारे में। तो एक यानी कि परिसंचरण तंत्र का एक जो होता है हमारा ब्लड को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ब्लड क्या है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये सब जो है हमारा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। फिर ब्लड में कौन कौन से फंक्शन है, ब्लड का ब्लड किस प्रकार से बांटा गया है ब्लड को, फिर ब्लड के भाग के कितने भाग है, यानी कि कोश के भाग, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब मैंने आप लोगों को जो है पढ़ा दिया। इसके बाद हमारा अब क्या बच जाता है? इसके बाद हमारा बच जाता है, वो बच जाता है हृदय यानी कि हार्ट। तो चलिए हम देख लेते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट से पढ़ने से पहले जो है हम एक टॉपिक अभी इसमें हम छोड़ दिए। पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो वाहिकाएं के बारे में हम छोड़ दें। वाहिकाएं, इसको पढ़े बिना हम कैसे समझ सकते हैं, जो हम इस प्रकार से समझेंगे। क्यों? क्योंकि हृदय तो हमारा क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि ब्लड को साफ करता है। कोई तो माध्यम होना चाहिए जो हमारे हृदय से लेकर के जो है ब्लड को सभी अंगों तक पहुंचाए। तो ये वाहिकाएं हैं, यानी कि इसको रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर से जो है रक्त को लेकर के अन्य अंगों तक जो है हमारा हृदय से रक्त को लेकर अन्य अंगों तक जो है पहुंचाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रक्त वाहिका। तो चलिए सबसे पहले रक्त वाहिकाएं के बारे में जान लेते हैं।
रक्त वाहिकाएं। तो ये हो गया हमारा रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स। अगर इसके बारे में बात किया रक्त वाहिकाएं के बारे में बात किया जाए तो रक्त वाहिकाएं को हम तीन, हमारे शरीर में जो है रक्त वाहिका वो तीन रक्त वाहिकाएं होती हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा धमनी। धमनी यानी कि आर्टरी। आर्टरी। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा शिरा यानी कि वेन। और एक और होता है जो बहुत कम लोगों को जो पता होता है वो होता है हमारा केशिकाएं यानी कि कैपिलरी। तो हमारे शरीर में कितनी रक्त वाहिकाएं हैं? तीन रक्त वाहिकाएं। पहला है हमारा धमनी, इसके अलावा बहुत है लेकिन ये उसी सब का पार्ट आ जाता है। तो पहला है हमारा धमनी, दूसरा है हमारा जो है दूसरा जो हमारा है वो है शिरा, तीसरा हमारा केशिका। और सबसे पहले अगर बात किया जाए धमनी के बारे में, धमनी क्या है, तो मैं अभी हार्ट का पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा जो है धमनी क्या है, शिरा क्या है। सबसे पहले अगर बात किया जाए धमनी के बारे में तो ये क्या करता है, ये धमनी जो है ये हृदय से जो है रक्त को लेकर के जो है हृदय से रक्त को लेकर अंगों तक पहुंचाता है। हृदय से हमारे जो है रक्त को लेकर, यानी कि जो हमारा प्यूरिफाई जो रक्त होता है उस रक्त को जो है लेकर के और हमारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा धमनी। अब सोचिए हमारे जो है शरीर में जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, तो हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो हमारा ब्लड में भी क्या रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए। तो ये जो है हमारा हृदय से जो है सभी अंगों तक जो है हमारा ये जो है धमनी रक्त को पहुंचा रही है। तो ये कौन से प्रकार का जो है रक्त लेके जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन होगा या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये अंगों तक लेके जा रही है, तो अंग को जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये जो है ऑक्सीकृत रक्त जो है ऑक्सीकृत रक्त का जो है ये परिवहन करेगी। ऑक्सीकृत रक्त मतलब ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीकृत रक्त मतलब ऑक्सीजन का जो है रक्त के साथ मिल जाना हमारा क्या होता है, ऑक्सीकृत रक्त कहलाता है हमारा। और रक्त हमारा मिलता कैसे है, तो रक्त में जो है हमारा एक भाग होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से डिनोट करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन जो है हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, तो रक्त का ही एक पार्ट है जिससे जो ऑक्सीजन जाके जुड़ता है। अगर इससे ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर जो है हमारा रक्त जो है यानी कि हमारे जो है हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हमारा जो है हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जरा आप सोचिए, जो हमारा ऑक्सीजन सबसे तेज रिएक्शन करेगा यानी या कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेज रिएक्शन करेगा हीमोग्लोबिन से, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे जो ऑक्सीजन जो है हमारा तेज रिएक्ट करेगा, लेकिन नहीं, ये जितना तेज रिएक्ट करेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये O2 से जो है 200 से 300 गुना तेज जो है तेज, यानी कि ऑक्सीजन जितना तेजी से रिएक्ट करेगा हीमोग्लोबिन से उससे 200 या 300 गुना तेजी से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा हीमोग्लोबिन से जो है रिएक्शन करेगा। और इसलिए बोला जाता है जो किसी भी व्यक्ति को जो है रात में
पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है रात में हमको पता है जो पैर भी जो है ऑक्सीजन जो है ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिस कारण से जो है अगर व्यक्ति वहाँ पे सो रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो हीमोग्लोबिन से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा और हमारे रक्त को जो है हमारे शरीर में पूरे ब्लड में जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो फ्लो करने लगेगा, जिससे जो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, यानी कि रक्त हमारा जो है सर्कुलेशन उसका धीमा हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है जो रात को जो है पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन सब क्या बोलते हैं, जो रात को भूत पकड़ लेता है, तो हमारी पौराणिक मान्यताएं जो है पिछली की मान्यता वो भी किसी न किसी प्रकार से साइंस से रिलेटेड है। यानी कि उस समय के लोगों को साइंस नहीं पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, तो देवी देवता से उसको जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे जो है व्यक्ति पैर के नीचे न सोए। तो ये हो जाता है हमारा मुख्य कारण। तो ये जो हम बता दिए आपको कुछ एक्स्ट्रा, जो हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन हमारा जो है रक्त का भाग है, जिस कारण से जो इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, रक्त का रंग यानी कि ब्लड का रंग क्या होता है, तो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आते हैं। तो धमनी क्या करता है, तो धमनी जो है हमारा ऑक्सीकृत रक्त परिवहन का जो है रक्त का परिवहन करता है, और इसका अपवाद जो है वो है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जो है इसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी जो है CO2 युक्त रक्त का क्या करती है, रक्त का परिवहन करती है। CO2 रक्त का क्या करती है, परिवहन करती है। उसके बाद है हमारा शिरा यानी कि वेन। तो वेन क्या है हमारा, वेन जो है ये क्या करती है, ये अंगों से जो है अंगों में जो होता है हमारा CO2 युक्त रक्त जो होता है उसको जो है फिल्टर करने के लिए जो है हृदय तक लेके जाती है। तो ये क्या करती है, अंगों से जो है हृदय तक जो है ये जो है रक्त का परिवहन करती है। और ये जो है हमारा CO2 युक्त रक्त का CO2 युक्त रक्त का परिवहन करती है। और इसमें भी एक अपवाद है, और इसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा जो है उसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा जो क्या करता है, फुफ्फुसीय शिरा जो है ये शुद्ध रक्त का वहन करता है। शुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त रक्त का जो है वहन करता है। तो ये हो गया हमारा धमनी के बारे में और शिरा के बारे में। तो इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं केशिकाएं। केशिकाएं क्या है, केशिकाएं होती है जो धमनी और शिरा को जो है आपस में जोड़ने वाली, धमनी व शिरा को जोड़ने वाली धमनी व शिरा को जोड़ने वाली वाहिकाएं, ये क्या कहलाती है, हमारी केशिकाएं। और ये जो है बहुत पतली पतली केशिकाएं होती हैं। तो ये हो गया हमारा रक्त वाहिकाएं के बारे में। तो अब हमारा क्या बच जाता है, तो मैंने आप लोगों को जो ब्लड भी पढ़ा दिया, रक्त वाहिका भी पढ़ा दिया। अब हमारा बच जाता है हृदय यानी कि हार्ट। तो चलिए हम अपने जो है हार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा हार्ट का पिक्चर। तो ये देख लीजिए, ये आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रहा होगा जो ये है क्या। चलिए मैं एक सिंपलिस्ट तस्वीर जो है आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला हार्ट हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वाला हार्ट होता ही नहीं। इसमें जो है ऐसा लोग बना देता है और इसमें तीर चला देता है। इसमें तीर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप तीर चलाएं तो आप चल बसिएगा इस दुनिया से, इसलिए तीर चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी का जनरेशन जो है हमारे जो जिंजी जनरेशन है वो अब ऐसा नहीं, अब इसे हाथ वाला जो है दिल बनाता है। तो ये सब दिल जो है
ये सब हर्ट नहीं होता है, ये सब हर्ट नहीं होता है, ये सब बकवास है, टिटम्मा है ये सब, चोचलेबाजी जिसको बोलते हैं। हर्ट का जो ओरिजिनल तस्वीर है हमारा, ऐसा ओरिजिनल ऐसा नहीं, लेकिन हर्ट आप 3 डायमेंशन में बनाइएगा तब वो आप लोगों को जो है ओरिजिनल दिखाई पड़ेगा। ये जो हर्ट जो हमारा मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी में आप उसको, मुट्ठी जब बनिएगा तो उस आकार का जो है हमारा हर्ट होता है। तो ये प्रकार का नौटंकी आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग और सिंपल वे में इसको करना है तो अब आप एक इसको ऐसे बनाइए। सॉरी, फिर से वहीं जा रहा है। इसको आप एक बार ऐसे बनाइए, फिर आपको एक बार ऐसे लाइए इसको थोड़ा नीचे, फिर जो है एक बार यहाँ लाइए। 8 की तरह इसको बना दिए, 8 की तरह बनाइए, लेकिन बीच में आप छोड़िएगा नहीं। अब इसको जो है यहाँ से जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे लाइए और इसमें जो है 3 द्वार बनाइए, और इधर जो है 2 द्वार बनाइए और इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारा जो है सिंपलेस्ट वे में जो है, सबसे सिंपल जो है हमारा, वो हमारा हार्ट बन जाता है। और यहाँ पे जो है आप एक वेसल ऐड कर दीजिए, और फिर यहाँ पे जो है आप एक वेसल ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये तो आप लोगों को मैं दे दूंगा PDF, आप हमारे टेलीग्राम से जो है पा सकते हैं। चैनल के बायो में जो होगा टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिएगा उस पर। तो ये आप इस प्रकार से इसको छोड़िए, मैं आप लोगों को अलग ही बता देता हूँ। तो ये है हमारा हर्ट। चलिए हर्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो देखना है, सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, जो हर्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है ये भाग, इस भाग को जो हम बोलते हैं ऊपर वाले भाग, यानी कि इस दोनों, ये भाग और ये भाग, ये दोनों भाग हमारा जो है अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है। और अलिंद भी 2 भाग में बांटा हुआ है, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद। आपके जो है, आपके बायां में जो है, आपके दायां में जो है उसको, आपके दाएं में जो है उसको आप बाएं अलिंद बोलेंगे, और आपके बाएं में जो है उसको आप दायां अलिंद बोलेंगे। और इसी प्रकार जो है, जिस जिस प्रकार इस दोनों को जो ऊपर वाले को अलिंद बोला जाता है, उसी प्रकार जो है नीचे वालों को नीले बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा बाएं अलिंद, बायां नीले, और ये हो गया हमारा दाया नीले। ये तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा हर्ट में जो होता है 4 चैम्बर होता है। हमारा हर्ट कैसा होता है? तो हर्ट में जो होता है 4 चैम्बर होता है, और 4 चैम्बर में जो होता है 2 अलिंद होता है और 2 नीले होता है। तो ये हो गया हमारा बायां अलिंद और दायां अलिंद के बारे में। और इसी के ऊपर जो होता है, अगर बात किया जाए इसके बारे में, यहाँ पे जो होता है एक नोड होता है। नोड क्यों होता है? तो ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि नोड क्यों होता है। तो इसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऐसे नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नोड बोलते हैं इसको। और इसी प्रकार जो है यहाँ पे जो होता है एक नोड होता है, जिसको हम ए बी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी नोड कहते हैं। और इधर जो होता है हमारा बाएं भाग में जो होता है, इस बाएं भाग में जो होता है ये शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? बाएं भाग में जो होता है वो होता है शुद्ध रक्त, और दाएं भाग में जो होता है ये होता है अशुद्ध रक्त। और ये जो सिरा बना है इसको हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। और इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं विभूषीय कपाट।
इसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय कपाट। तो ये हो गया हमारा हृदय के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। और हाँ, एक और जो अगर आप पूछेगा, जो ये जो मैंने आप लोगों को 2 और 3 क्या बताया, तो ये जो होता है हमारा बाएं अलिंद में जो होता है, अलिंद, बायां अलिंद और बायां नीले के बीच में जो होता है वो होता है हमारा द्विदल कपाट, क्योंकि इसमें 2 जो है दरवाजा है, और इसमें जो इसको जो हम बोलते हैं त्रिदल कपाट इसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं जो हार्ट होता क्या है। हार्ट के बारे में अगर सबसे पहले अगर दायां अलिंद के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, इस दायां अलिंद के बारे में, तो दायां अलिंद में हमारा कौन सा कैसा रक्त होता है, मैंने आप लोगों को बताया इधर जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और बाएं अलिंद में जो हमारा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो बाएं अलिंद, इसमें कैसा होता है, तो इसमें जो होता है शुद्ध रक्त होता है। ये आने के बाद जो है हमारा एससी नोड क्या करता है, एससी नोड जो होता है एक विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। ये क्या करता है एससी नोड हमारा, एससी नोड जो है हमारा विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। विद्युत संकेत क्यों उत्पन्न करता है, जिससे जो है विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जिससे जो है हमारा बायां अलिंद सिकुड़ जाता है। बायां अलिंद अगर सिकुड़ जाएगा तो इसमें जो रक्त होगा, इसमें जो ब्लड होगा, मान लीजिए ये जो हमारा ब्लड होगा, इसमें जो हमारा ब्लड होगा, ये मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, तो ये जो हमारा ब्लड होगा इसके सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, इसका जो है आयतन घट जाएगा। आयतन घटेगा तब क्या होगा, तब ये वाला भाग खुलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रक्त हमारा इसमें चला आएगा। यानी कि एससी नोड जो अपना विद्युत संकेत उत्पन्न करेगा, जिससे जो है हमारा बायां अलिंद सिकुड़ेगा, यानी कि उसका शीतलन होगा, सॉरी संकुचन होगा, और इसमें जो आने से इसका क्या हो जाएगा, तो शीतलन हो जाएगा। शीतलन होने से जो है ये द्विदल का पार्ट खुलेगा और हमारा बाएं अलिंद से जो है रक्त, बायां अलिंद से जो है रक्त कहाँ चला आएगा, बायां अलिंद से रक्त जो है दायां, सॉरी दायां अलिंद से जो है रक्त बायां नीला में चला आएगा। इसके बाद जो क्या होगा, इसके बाद जो है एससी नोड जो अपना संकेत उत्पन्न करेगा वो कहाँ चलाएगा, एससी नोड अपना संकेत जो उत्पन्न करेगा वो ए बी नोड पर चलाएगा। कहाँ चलाएगा, ए बी नोड पर चलाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नीले का जो संकुचन होगा, जिस कारण से जो क्या होगा, त्रिदल और द्विदल का पार्ट दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों का पार्ट पहले खुल गया था, अब जब इसका संकुचन होगा तब ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लब डब की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है, क्योंकि बंद होने से जो है लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से रक्त इसमें आ गया। अब इसमें आने के बाद जो क्या होता है, इसमें जो है प्रक्रिया, द्विदल का पार्ट क्या हुआ, खुलने से होती है, और द्विदल का पार्ट क्या हो जाएगा, दायां लिंग से जो है अशुद्ध रक्त और बायां लिंग से जो है शुद्ध रक्त दोनों क्या हो जाएगा, दाएं व बाएं नीले में पहुंच जाएगा। ये जब सॉरी जब मैं आप लोगों को बताया जो यहाँ से जब ये संकुचन होगा तब ये दोनों जो है इस दोनों का रक्त जो हो जाएगा इस दोनों में चलाएगा, यानी कि अलिंस का रक्त जो है नीले में चलाएगा। नीले तक क्या हो जाएगा, चलाया जाएगा। इसके बाद जो है अपना महाधमनी अपना रक्त लेगा और सभी को जो है पहुंचाएगा। और फुफ्फुसिया का पार जो यहाँ से जो होगा, यहाँ का जो रक्त होगा, यहाँ का जो अशुद्ध रक्त होगा, इस फुफ्फुसिया का पार से जो निकल करके जो अब कहाँ चला जाएगा, तो अभी अब जो है श्वसन तंत्र के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, श्वसन तंत्र के पास चला जाएगा, यानी कि फेफड़ा के पास, जहाँ से जो है रक्त अपना ऑक्सीजन ले करके जो है फिर अपना जो है यहाँ पर आके जो है अपना लग जाएगा। यहाँ से किससे आएगा, तो फुफ्फुसीय धमनी से क्या करेगा, इसमें रक्त आ जाएगा। ये देख लीजिए, अब इसको आप समझ सकते हैं। इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा, ये देखिए
सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले है हमारा ऊपर है फुफ्फुसीय धमनी। तो याद करिए फुफ्फुसीय धमनी क्या करता है, तो फुफ्फुसीय धमनी क्या करता है, तो अशुद्ध रक्त का क्या करता है, परिवहन करता है। और फुफ्फुसीय शिरा क्या करता है, तो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। और ये फुफ्फुसीय शिरा कहाँ से जुड़ा होता है, तो फुफ्फुसीय शिरा जो होता है हमारा श्वसन तंत्र से जुड़ा होता है, यानी कि फेफड़ा से जो है ये जुड़ा होता है। और यहाँ से शुद्ध रक्त लेकर तो जो है हृदय में आता है। तो कहाँ आता है, हृदय में आता है। और जब यहाँ ऐसे नोड से जो है विद्युत उत्पन्न हो, उसके बाद यहाँ पर जो एवी नोड होगा वहाँ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये संकुचित होगा। इसका जो है ऊपर जो अलिंद है उसका संकुचन होगा। और यहाँ से रक्त जो है, ये जो द्विदल का पार्ट है, द्विदल का पार्ट से होते हुए जो है नीलय में जो है सब रक्त चला जाएगा। कहाँ चलाया जाएगा, नीलय में सब रक्त चलाया जाएगा। और फिर यहाँ से जो है सभी रक्तों को जो है पहुँचा दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से जो जब यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ से आता है, अशुद्ध रक्त यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, देखिए यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी क्या करेगा, अशुद्ध रक्त का जो है महाधमनी से अशुद्ध रक्त आता है। फिर फुफ्फुसीय धमनी से जो अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाता है, तो फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त हमारा चला जाता है कहाँ, तो श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ा के पास, जहाँ से जो है अशुद्ध रक्त ऑक्सीजीकृत होता है, यानी कि ऑक्सीजन से विक्रिया करके फिर वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर वो ऑक्सीकृत होता है और फिर फुफ्फुसीय शिरा जो है उसको लाके फिर हृदय में डालता है। यानी कि फुफ्फुसीय शिरा रक्त को लेके आता है, फिर फुफ्फुसीय धमनी इसको अशुद्ध रक्त को लेके चला जाता है। और इसी प्रकार से जो हमारा हृदय का जो है गति चलते रहता है। तो यही हो गया हमारा हृदय के बारे में। तो ये हमारा जो टॉपिक था जिसका नाम था परिवहन तंत्र, वो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो अगर आप लोगों को जो है ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।